बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। IAS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट FR1 से अरेंजमेंट। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज नोन एज मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। ये वो टॉपिक है जो इससे पहले आप लोगों ने पीआरसी में नहीं पढ़ा होगा। इससे पहले हम लोगों ने जितनी डिस्कशन की थी हाँ डी रिकॉग्निशन के अलावा, वो सारी की सारी आप लोगों ने पीआरसी में पढ़ी हुई थी। आपने डी रिकॉग्निशन नहीं पढ़ा हुआ था तो हम लोगों ने डिस्पोजल के ऊपर टाइम लगाया, डिस्पोजल को बहुत अच्छे तरीके से समझा। आज हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि हम लोग मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन की बात कर सकें। मींस दैट कि एक मर्तबा इनिशियली उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है उसकी कॉस्ट के ऊपर। इनिशियली नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है उसकी कॉस्ट के ऊपर। अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की बात आ रही है। आफ्टर रिकॉग्निशन से मुराद है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के बाद में हमने इसके साथ क्या करना है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के लिए दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। अगर हम लोग कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, अब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लेना है कि अपने नॉन करंट एसेट के लिए हम कौन सा मॉडल चूज करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट मॉडल, जो आज तक हम लोग करते रहे, वो कॉस्ट मॉडल ही था। कॉस्ट मॉडल के अंदर हम लोगों ने हर साल के एंड पर अपने एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करना है एट इट्स कैरिंग अमाउंट। और वो कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी हमारे पास? कॉस्ट ऑफ एसेट लेस accumulated depreciation and less accumulated impairment। ऑलराइट, हाँ ये अलग बात है कि अभी तक हम लोगों ने इम्पेयरमेंट नहीं पढ़ी हुई, लेकिन अब आपसे जब भी कैरिंग अमाउंट की बात करेगा ना, तो आपने क्या बताना है? कॉस्ट ऑफ एसेट लेस accumulated depreciation लेस accumulated impairment। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? कैरिंग अमाउंट या WDV ऑफ एन एसेट। और आप लोगों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपका नॉन करंट एसेट इस वैल्यू पर हर साल के एंड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। किसी को कोई इशू? मींस दैट भाई आपका एसेट इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन हर साल इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है। तो आपने अपने नॉन करंट एसेट को उसकी कॉस्ट पर नहीं रखना, आपने नॉन करंट एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसकी कैरिंग अमाउंट पर रखना है। बात क्लियर? बात हो रही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका जो एसेट अकाउंट टी अकाउंट बनाते हो उसको कैरिंग अमाउंट पर लेकर आ जाओ, नहीं, उसको कॉस्ट पे ही रहने दो। उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लोगे, तो हर साल के एंड में एसेट के बैलेंस कैरी डाउन में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन लेस कर दो, तो आपके पास WDV आ जाएगी एट दैट डे। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है। दूसरा मॉडल हमारे पास आता है रीवैल्यूएशन मॉडल, जिस पर अब हम लोगों ने फोकस करना है। रीवैल्यूएशन मॉडल मतलब एसिड्स की वैल्यू को रीवैल्यू करो। अब ये रीवैल्यूएशन आप लोगों ने ये चीज भी डिसाइड करनी है कि इनिशियली आपने उसकी कॉस्ट पे रखा, आपके अंदाजे के मुताबिक वो कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट हो रहा था, आपने एसिड को डेप्रिशिएट कर दिया। से दैट 100 रुपीज का एसिड था आप लोगों के पास, आपने कहा कि इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। हर साल कितना डेप्रिशिएट करोगे? 20 रुपीज। हर साल कितना डेप्रिशिएट करोगे? फर्स्ट ईयर पे आपने 20 रुपीज डेप्रिशिएट किए, तो कॉस्ट ऑफ एसिड कैरिंग अमाउंट क्या बन जाएगी आप लोगों के पास? 80 रुपीज। अच्छा, सेकेंड ईयर में आपने उसको दोबारा से डेप्रिशिएट किया 20 रुपीज के साथ, वो 20 रुपीज सेकेंड ईयर का एक्सपेंस, जबकि आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड कैरिंग अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी जाएगी? 60 रुपीज। अब 2 साल के बाद आप लोगों ने जाकर अपने एसिड को रीवैल्यू करना है। अब आप तो ये कह रहे हो कि आपके एसिड की वैल्यू 60 रुपीज है। इज इट ट्रू कि वाकई मार्केट में उसकी वैल्यू 60 रुपीज होगी? अब अपने एसिड को रीवैल्यू करो कि मार्केट में जाओ और आप देखो कि अगर मैं इस एसिड को सेल करता हूं तो इससे मुझे कितने बेनिफिट मिल जाएंगे, आज इसकी मार्केट में वर्थ कितनी है। अब या तो 60 हो सकती है, जो आपने रिकॉर्ड की हुई है उस पर हो सकता है, तो फिर किसी किस्म के चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली केसेज में क्या होता है कि आपके एसिड की वैल्यू या तो कैरिंग अमाउंट से कम होगी या कैरिंग अमाउंट से
ज्यादा होगी। दोनों सिचुएशंस अवेलेबल हैं। अब हमने क्या करना है कि आप अपने एसिड को रीवैल्यू करो। अब देखो मार्केट में क्या वैल्यू है, आपको एक आंसर मिला कि भाई जो एसिड आपने 60 रुपीज का रिकॉर्ड किया हुआ है, बेसिकली मार्केट में तो 75 रुपीज का है। मेरी बात समझ आई? तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपने अपने एसिड को गलत रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, उसको रीवैल्यू करो और 60 से लेकर जाओ कहां पर, 75। तो एसिड में इंक्रीज कितना आ जाएगा, 15 रुपीज का एसिड में इंक्रीज आ जाएगा। इंक्रीज है तो एसिड अकाउंट डेबिट। बात क्लियर? लेकिन क्या आपने इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट की? नहीं। क्या पेएबल है कोई? तो कैश तो क्रेडिट नहीं होने वाला, पेएबल भी क्रेडिट नहीं होने वाला। तो ये जो इंक्रीज आया है, क्या ये ड्यू टू रीवैल्यूएशन नहीं है? एम आई राइट? तो आप लोगों ने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। अब अगर इंक्रीज आ जाए तो इसे कहा जाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस। इंक्रीज आ जाए तो इसे क्या कहा जाता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। सरप्लस से मुराद आपका वो बेनिफिट होता है, वो इंक्रीज होता है कि ड्यू टू रीवैल्यूएशन मेरे एसेट में इंक्रीज है, कितने का, 15 का। एम आई राइट? ये बात क्लियर हो गई? अब आपका एसिड रीवैल्यू होकर कौन सी वैल्यू पे पहुंच गया? अब आपने इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब आपने इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या था कि जिस साल या जिस टाइम पर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आता है, उस साल एसिड की कैरिंग अमाउंट डेप्रिशिएट होगी ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड। एम आई राइट? तो अब जो अगले साल थर्ड ईयर में आपने डेप्रिशिएट करना है ना, तो अब 20 से नहीं करें। अब आप लोगों ने रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है। अब आपने रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, नहीं 2 साल तो गुजर चुके थे, तो कितने साल, 3 इयर्स के लिए। तो अब डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करोगे, 25 की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ऑल राइट। और थर्ड ईयर के एंड पर आपके एसिड की वैल्यू क्या आ गई है, 50। 75 में से 25 गया, बाकी 50। तो थर्ड ईयर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपका एसिड रिकॉर्ड हो जाएगा 50 रुपीज का। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इशू होगा इधर। अच्छा, सेम केस एसिड में जो रिवैल्यूएशन की है आप लोगों ने, वो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड भी हो सकती है। जरूरी नहीं हर टाइम रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड भी हो सकती है। क्या आपका एसिड इससे पहले था 60 रुपीज का, आफ्टर 2 इयर्स एसिड की वैल्यू क्या थी, 60 रुपीज। लेकिन जब आपने रीवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू आप लोगों को जाके मिली 48, तो डिक्रीज हो गया एसिड। एसिड को अब 60 पे ना रखो, एसिड को उसकी रीवैल्यूड अमाउंट पर लेकर आओ। कौन सी, 48। तो एसिड में डिक्रीज आएगा। एम आई राइट? अच्छा, जब डिक्रीज है तो कितने का डिक्रीज आएगा, 12 का। तो एसिड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹12। एसिड 48 पे आ गया। अब वो 12 बेसिकली आपका लॉस नहीं है, एसिड में डिक्रीज है तो ऐसा नहीं है जैसे वो आप लोगों का लॉस हो। तो लॉस डेबिट हो जाएगा। और ये लॉस किस वजह से आया, तो इसको क्या नाम देंगे, रीवैल्यूएशन लॉस। इसको क्या नाम देंगे, रीवैल्यूएशन लॉस। बात क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, अब जब थर्ड ईयर के लिए डेप्रिशिएट करने जाओगे तो अब 60 नहीं डेप्रिशिएट होने वाला। अब सेम वही मेथड जो रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए था, मतलब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग कैसे डेप्रिशिएट करोगे, 48 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 इयर्स। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज 16। बात क्लियर हो गई सब बच्चों? ये था हमारा सारा टॉपिक जो रिवैल्यूएशन में हम लोगों ने पढ़ना है। कभी आपको रिवैल्यूएशन अपवर्ड नजर आएगा तो एसेट को डेबिट कर दो उतनी अमाउंट से जितना अपवर्ड है, और कभी आप लोगों के पास रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड आएगी। लेकिन रिवैल्यूएशन के लिए आपने रिवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट के साथ, कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ नहीं कंपेयर करना।
रीवैल्यूड अमाउंट को हमेशा, चाहे रिवैल्यूएशन सरप्लस फाइंड करना हो या रिवैल्यूएशन लॉस फाइंड करना हो, कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। ये बात समझ आ गई? अगर रीवैल्यूड अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू कैरिंग अमाउंट तो रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या? दोबारा बोलो। तो लॉस कब होगा? जब आप लोगों के पास कैरिंग अमाउंट ज्यादा और रीवैल्यूड अमाउंट कम हो तो लॉस। जब रीवैल्यूड अमाउंट ज्यादा और कैरिंग अमाउंट कम हो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस। बात क्लियर? जो आप लोगों के पास लॉस है ना, जिस साल लॉस आएगा, मतलब जिस साल आप एसेट को रीवैल्यू कर रहे हो, वो लॉस उस साल की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हो जाता है। जब आप लोगों के पास रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, लॉस उस साल की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस ये आप लोगों का एक किस्म का जाकर इनकम है, लेकिन इस इनकम को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं लेकर जाओगे। बस इसका ये फर्क। लॉस है, फौरन से रिकॉर्ड हो जाएगा। इनकम है, फौरन से रिकॉर्ड नहीं हो। तो इसको आप लोगों ने जाकर अपने इक्विटी के पोर्शन में रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड करना है। फिर से सुने, रीवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा बैलेंस शीट में। रीवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां जाएगा? इक्विटी के पोर्शन में। गॉट इट? जबकि रीवैल्यूएशन लॉस जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एज एक्सपेंस। किसी को डाउट? अच्छा, अब जब आप लोगों ने हर साल एसेट की कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी होगी ना, तो अब आप लोग कॉस्ट नहीं लिखोगे। क्या चीज आ जाएगी आप लोगों के पास? फेयर वैल्यू एट स्पेसिफिक। बेसिकली हम लोग इसको क्या कहते हैं? रीवैल्यूड अमाउंट। जो एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट होगी उसमें से माइनस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। क्या मतलब? बेसिकली कैरिंग अमाउंट के लिए एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस होती है, लेकिन जब एसेट रीवैल्यू हो चुका होता है ना, तो हम लोगों ने टोटल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को लेस नहीं करना, हम लोगों ने सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करना है। कौन सी सब्सिक्वेंट से क्या मुराद? कि इस रीवैल्यूड अमाउंट पर कितनी डेप्रिसिएशन है। हमने उसको कॉस्ट पर नहीं, जो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन से पहले 2 साल 40 के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड की थी, वो खत्म हो जाएगी एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। हमने उसको खत्म कर देना है। एसेट को उसकी कैरिंग अमाउंट पर लेकर आ जाएंगे, फिर कैरिंग अमाउंट से हम उसको लेकर जाएंगे उसकी रीवैल्यूड अमाउंट तक। तो अब जो हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी होगी एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, वो कैसे आएगी? रीवैल्यूड अमाउंट को हम लोग माइनस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है? कि जो डेप्रिसिएशन हम इस अमाउंट पे फाइंड कर चुके हैं ना, सिर्फ वो वाली। बात क्लियर? जो कॉस्ट में हमने फाइंड की थी वो वाली नहीं, जो रीवैल्यूड अमाउंट पर डेप्रिसिएशन आई होगी सिर्फ वो जाके चार्ज करेंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी सब बच्चों? बस अभी मैं अपने एसेट को लेके गया 75 पर, मैंने डेप्रिशिएट किया 25 के साथ, तो जब कैरिंग अमाउंट लिखनी होगी तो क्या मैं 100 में से 40 की पहले डेप्रिसिएशन है, 25 बाद में हुई है, क्या 65 लेस करूंगा? क्या किया था मैंने? मैंने जाकर 75 में से लेस कर दिया था, तो मेरे पास इसकी कैरिंग अमाउंट क्या आ गई थी? इस तरह फाइंड कर। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ऐसे नहीं फाइंड करना कि 100 इसमें से 40 की डेप्रिसिएशन फर्स्ट 2 इयर्स में थी और 25 की ये हो गई, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 65 इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, ये नहीं कह। बात क्लियर हो गई अब सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट सुनिए। ये तो थे कि हम लोगों ने अपने एसेट्स को अगर कॉस्ट मॉडल पर होंगे तो किस तरह से रिकॉर्ड करना है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो कैसे रिकॉर्ड करना। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्लास ऑफ पीपीई। क्लास ऑफ
हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एसिड्स शामिल हैं? तो उनमें हमारे पास क्या है? इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसिड्स ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड यूज इन एन एंटिटीज ऑपरेशन। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेपरेट क्लासेस, जैसा कि लैंड। अब तमाम जो भी मेरे पास जितनी भी लैंड्स होंगी, सारी की सारी लैंड अकाउंट में जाएंगी। फिर मेरे पास जितनी भी बिल्डिंग्स के पोर्शन होंगे वो इसके पास आएंगे। अब लैंड को अलग और बिल्डिंग को अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं अलग नहीं कर पा रहा, तो फिर आप लैंड एंड बिल्डिंग का एक ही अकाउंट बना लोगे। गॉट इट? अब यहाँ पर कुछ आपके पास बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें लैंड की वैल्यू को अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा होता, या बिल्डिंग को अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में आप लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाओ। अगर आप अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो तो लैंड को अलग और बिल्डिंग को अलग रिकॉर्ड करोगे। बात क्लियर? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने आपको डाटा कैसे दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया मशीनरी। तमाम तरह मशीनरी इसी अकाउंट में आ जाएंगी। शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सर्स एंड ऑफिस, ये सारे के सारे पीपीई हैं। इन सब ने डेप्रिशिएट होना है और इन सब ने रीवैल्यू भी होना है। डेप्रिसिएशन, हाँ, फ्री होल्ड लैंड होगी तो हमें डेप्रिशिएट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर लीज होल्ड लैंड है तो लैंड भी डेप्रिशिएट हो जाएगी। फिर मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई इशू। अभी हमारा जो फोकस है ना वो है रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने पीपी को जितना भी पढ़ा है ना वो सारे के सारा इसका कॉस्ट मॉडल था। अब हमारा फोकस किस चीज के ऊपर आ गया है? रीवैल्यूएशन मॉडल। तो रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए द फॉलोइंग कंसीडरेशंस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर अप्लाइंग द रीवैल्यूएशन मॉडल। के लिए आप लोगों ने ये 3 पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? रिलायबल मेजर। इवन के ये पॉइंट तो हम लोगों ने इनिशियल रिकॉग्निशन में भी देखा था। क्या? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ऐसा था ना? तो लेकिन जहां पर भी वो कहता है भाई अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हो तो आपको फेयर वैल्यू चाहिए, तो क्या वो फेयर वैल्यू आप लोग रिलायबली मेजर कर सकते हो? इसका भी आपके पास आंसर यस में अगर है तो आप एसिड को रीवैल्यू करोगे। अगर आंसर नो में है तो फिर आप उसको कॉस्ट पे ही रहने दें, फिर उसको रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, द फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम्स ऑफ पीपी कैन बी मेजर्ड रिलायबली, दिस मे और मे नॉट। ये फेयर वैल्यू जो होती है ना मार्केट वैल्यू से कम ज्यादा हो सकती है, तो बेसिकली आपको जो रिवैल्यूड अमाउंट देगा वही उसकी फेयर वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, साथ में आप लोग देखें कि जितने भी एसिड्स है ना, क्या सब के ऊपर आप डेप्रिसिएशन मेथड सेम रखोगे? नहीं। क्या सब पे डेप्रिसिएशन रेट सेम रखोगे? अच्छा, आपके पास 3 मशीनरीज हैं, एक पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड चले रख लें, एक के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रख लें और दूसरे पे यूनिट प्रोडक्शन मेथड रख लें। इज इट राइट? नहीं। सेम क्लास के लिए सेम मेथड होना चाहिए। आपकी बात ये ठीक थी कि हम इन तमाम एसिड के ऊपर एक जैसा डेप्रिसिएशन मेथड नहीं रखेंगे, बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्लास ऑफ एसिड्स के लिए सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए। पर अगर आप मशीनरीज को डेप्रिशिएट कर रहे हो यूनिट प्रोडक्शन मेथड, फिर चाहे वो मशीनरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब पे यूनिट प्रोडक्शन मेथड चाहिए। अगर आप मशीनरी को डेप्रिशिएट कर रहे हो यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तमाम मशीनरीज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही डेप्रिशिएट। बात क्लियर? आप लोग जाकर अपने सपोज के बिल्डिंग्स को डेप्रिशिएट कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड, तमाम बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट हो। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? भाई क्लास ऑफ एसिड्स अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्लास में मौजूद तमाम एसिड्स अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज नहीं कर सकते। फिर आपको ना वो चीज पूरी क्लास के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ गई होगी सब? हाँ, मेरे पास ना व्हीकल्स हैं, 3 व्हीकल्स हैं मेरे पास, मैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड सेम रखूंगा। एम आई राइट? मींस दैट मैं उसके ऊपर रख रहा हूं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब क्या ये चीज जरूरी है कि मैं सबकी लाइफ 10 ईयर से रखूं? हाँ, ये जरूरी नहीं कि उन तमाम व्हीकल्स की यूजफुल लाइफ भी 10 ईयर्स हो।
क्या ये जरूरी है कि मैं हर किसी को 20% से डेप्रिशिएट करूं? नहीं, ये चीज जरूरी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में डेप्रिसिएशन रेट या उनकी यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन उनका मेथड चेंज नहीं हो सकता। अब मेरी बात पिक कर गए? क्लियर? तो ये जो आप लोगों के पास कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली क्लास ऑफ एसिड्स के लिए है, ये पीपीई के लिए नहीं। क्या चीज क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हो, सो से दैट लैंड के ऊपर, तो जरूरी नहीं तमाम पीपीई के अपने तमाम तरह एसिड के ऊपर आप लोग कॉस्ट मॉडल अप्लाई करोगे। नहीं, आप लैंड पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर लो, लेकिन आपके पास व्हीकल्स हैं, अब व्हीकल्स के ऊपर चाहो तो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर दो। गॉट इट? हर क्लास ऑफ एसिड्स के लिए डेप्रिसिएशन मेथड भी चेंज हो सकता है और उसका मॉडल भी चेंज हो सकता है, कि वो कॉस्ट पे है या वो रिवैल्यूएशन मॉडल पर है। हाँ, ये अब हो गया कि से दैट आप लोगों ने कहा कि आप अपनी व्हीकल्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर जाओगे, तो तमाम व्हीकल्स रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आपके पास 3 व्हीकल्स हैं, उनमें से 2 रिवैल्यूएशन मॉडल पर हैं और एक कॉस्ट मॉडल पर है। ये नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गए होंगे? मतलब चाहे डेप्रिसिएशन मेथड है, चाहे मेजरमेंट मॉडल है आपके पास, क्लास ऑफ एसिड्स के लिए सेम रहे। गॉट इट? जी। अब क्या आप लोगों को रिलायबल मेजरमेंट की बात समझ आ गई थी कि भाई कोई एसिड आप मार्केट में लेकर जाते हो तो आपको उसकी फेयर वैल्यू मिल जाती है, आपको उसकी मार्केट वैल्यू मिल जाती है, रिलायबली मेजर कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है। लेकिन आपके पास एसिड्स की नेचर ही कुछ ऐसी है जिनकी फेयर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसी सिचुएशन में रिवैल्यूएशन मॉडल पे ना जाना, उन क्लास ऑफ एसिड्स को आप लोगों ने कॉस्ट मॉडल पे रखना है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन इज सफिशिएंट रेगुलरिटी। अच्छा, अब इस चीज को देखिए, सफिशिएंट रेगुलरिटी, इसका मतलब यह है कि आप रिवैल्यूएशन को कब रिपीट करोगे। क्या हर साल आप अपने एसिड को रिवैल्यू करोगे? हो भी सकता है, डिपेंड करता है एसिड की नेचर पर। आप हर 3 साल के बाद भी एसिड को रीवैल्यू कर सकते हो, आप हर 5 साल के बाद भी एसिड को रीवैल्यू कर सकते हो। तो डिसाइड कर लो कि आपने अपने एसिड को रीवैल्यू कितने अरसे के बाद करना है। अब अगर आपके पास एसिड की नेचर कुछ ऐसी है कि हर साल उसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है और वो चेंज सिग्निफिकेंट अमाउंट का है, तो हर साल एसिड को रीवैल्यू करो। लेकिन आपके पास एसिड की नेचर कुछ ऐसी है जो हर साल इतनी ज्यादा अमाउंट के साथ अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, हाँ स्लाइटली सा चेंज आता है जो आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ऐसे क्लास ऑफ एसिड के लिए हर साल रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए आपने इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर बुलाने होते हैं, और जब उनको बुलाएंगे और वो आपके एसिड को रीवैल्यू करके देंगे तो लानी बात है वो फी भी चार्ज करेंगे, तो खामखा का आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो अब जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को मजाक समझ लें और आप हर साल एसिड को रीवैल्यू करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। फिर अगर आपको पता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एसिड की वैल्यू में इतना कोई खास फर्क नहीं आया, तो इस साल रीवैल्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं है, और हर साल भी रीवैल्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 साल बाद, आप 3 साल बाद रीवैल्यू करवाना शुरू कर दें, तो एक आप सिस्टम बना लें कि हमने अपने एसिड्स को रीवैल्यू इतने अरसे के बाद करना है। तो सफिशिएंट रेगुलरिटी से ये मुराद है क्या द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन फेयर वैल्यूज ऑफ द आइटम्स ऑफ पीपी बीइंग रीवैल्यूड, मतलब वो क्लास ऑफ एसिड्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास एसिड्स कौन से हैं। फिर व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड एसिड डिफर्स मटेरियली, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट का चेंज है, अच्छी खासी अमाउंट का चेंज है, फिर फ्रॉम इट्स कैरिंग अमाउंट अ फर्दर रिवैल्यूएशन इज, तो अब आप रिवैल्यूएशन करो। लेकिन फिर कहता है some item of PPE experiences significant and volatile changes in fair values, thus necessitating annual revaluation.
कहते हैं ऐसे पीपीई के एसेट्स, ऐसे क्लास ऑफ एसेट्स जिनमें आपको सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल चेंजेस नजर आए, तो ऐसे एसेट्स को आप लोगों ने एनुअल रिवैल्यूएशन की तरफ लेके जाना है। मींस दैट हर साल उनको रिवैल्यू कर देना। सच frequent revaluations are unnecessary for items of PPE with only insignificant changes in the fair value। लेकिन अगर कोई क्लास ऑफ एसेट आपको ऐसी नजर आ गई जिसमें इनसिग्निफिकेंट चेंज है, तो उसको रिवैल्यू करवाने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर? नेक्स्ट वन, इंस्टेड इट मे बी नेसेसरी टू रिवैल्यू द आइटम्स ओनली एवरेज 3 या 5 साल के बाद रिवैल्यू हर हाल में करवा लेना, क्योंकि साल साल का जो डिफरेंस होगा ना वो माइनर सा होगा, लेकिन जब 3 साल का डिफरेंस देखेंगे ना वो एक मटेरियल अमाउंट बन चुकी होगी। अब आप जाकर उसको रिवैल्यू करवा लो। फिर आई होप कि ये सेकंड पॉइंट क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आया क्लास वाइज एप्लीकेशन। ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। क्या? इफ एन आइटम ऑफ पीपी इज रिवैल्यूड द इंटायर क्लास ऑफ पीपी, उसने ये नहीं कहा ऑल पीपी आइटम्स, उसने नहीं कहा इंटायर क्लास ऑफ पीपी। अब उसने ये भी नहीं कहा कि उस क्लास के कुछ आइटम, इंटायर से मुराद उस क्लास में मौजूद सारे एसिड्स to which that acid belongs shall be, for example, if a plant is revalued, all the plant and machinery held by the entity must be। ऐसा नहीं है कि कुछ कॉस्ट मॉडल पे और कुछ रिवैल्यूएशन पे, या कुछ को रिवैल्यू करवाएंगे और कुछ को नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी क्लास ऑफ एसिड ने रिवैल्यू हो जाना है। कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ ना आया हो? जी हाँ हाँ, गुड, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। और ये पॉइंट वैसे हम लोगों ने आगे जाके भी डिस्कस करना था कि सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड, एसिड की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस क्लास ऑफ एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करें। अब उसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल देखो, अगर कॉस्ट मॉडल है फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है ना कि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है या नहीं हो सकती। जब कॉस्ट मॉडल है फिर तो हमें फिक्र ही नहीं है, हमें क्या फायदा उसकी फेयर वैल्यू का। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल था, लेकिन उसमें से ना कुछ एसिड्स ऐसे थे जिनकी फेयर वैल्यू को हम रिलायबली मेजर कर सकते थे, लेकिन एक या दो एसिड उसमें से ऐसे आ गए जिसकी फेयर वैल्यू को हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते ड्यू टू कुछ भी कंडीशंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि हम उस स्पेसिफिक एसिड की फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, तो उसका इंपैक्ट सारी क्लास ऑफ एसिड पर नहीं जाएगा। मेरी बात पिक की है? मैंने क्या कहा है कि उस एसिड की वजह से पूरी क्लास ऑफ एसिड के मॉडल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो वाला एसिड जिसकी फेयर वैल्यू को हम रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, सिर्फ वो अपनी कॉस्ट पे जाएगा, और बाकी सारे एसिड्स हमने रिवैल्यूड अमाउंट पे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास ऑफ एसिड पे मॉडल रिवैल्यूएशन का था। मेरी बात समझ आई है? अब बेसिक रूल क्या था? पूरी क्लास ऑफ एसिड के लिए सेम मेथड होना चाहिए, यही था ना बेसिक रूल। अब इसमें एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी क्लास ऑफ एसिड के अंदर किसी एक आध आइटम की फेयर वैल्यू को आप रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से पूरे एसिड का मॉडल चेंज नहीं करना, बाकी तमाम को उनके रिवैल्यूड अमाउंट पे ही रहने दो, लेकिन उस स्पेसिफिक एसिड को जाकर आप लोगों ने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देना। और फिर जब फ्यूचर में आप उसकी फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर सको, तो उसको कन्वर्ट कर लेना फिर से रिवैल्यूएशन मॉडल। बात क्लियर सब बच्चों को? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट चलो, अकाउंटिंग एंट्रीज। अब देखिए भाई, मैंने ये बात आप लोगों को बता दी थी जैसे ही हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे कि क्या चीज डेबिट या क्या चीज क्रेडिट होगी। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास इस टॉपिक से रेलिवेंट अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी।
सबसे पहले आप लोगों ने जाकर जिस दिन रिवैल्यूएशन किया, अब हम लोग बात ये नहीं कर रहे जिस दिन आप लोगों ने एसेट एक्वायर किया, उसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना, क्या कि जिस दिन एक्वायर करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट कैश बैंक या पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। बात क्लियर। फिर हर साल के एंड पर उस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, ये तो हर साल हम लोग कर रही हैं। अब बात आ रही है रिवैल्यूएशन की, अब हम लोग एसिड को रिवैल्यू करने जा रहे हैं। अच्छा, मोस्टली हम लोग ने एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अपने एसिड को रिवैल्यू कर, मतलब जिस साल हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं ना, उस साल के एंड पर एसिड को रिवैल्यू करते हैं। अब उस साल के एंड पे कर रहे हैं तो पूरा साल तो डेप्रिशिएट हो चुका है ना, वो डेप्रिसिएशन पुराने मेथड के मुताबिक ही चलेगी। और मैंने आपसे क्या कहा है, क्या रिवैल्यूएशन अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करना है, WDV कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। तो कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, जब डेप्रिशिएट कर चुके होगे तभी तो आएगी। तो अगर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आप लोग एसेट को रीवैल्यू कर रहे हो ना, तो इसका इंपैक्ट अगले साल पर है, इसका इंपैक्ट करंट ईयर पे नहीं है। ओके, करंट ईयर पे पुराने मेथड के मुताबिक ही चलेगा। फिर आप पुराने मेथड के मुताबिक उसको डेप्रिशिएट करो, उसकी कैरिंग अमाउंट फाइंड करो, फिर कंपेयर करो उसको रिवैल्यूड अमाउंट के साथ। तो या तो आपको इंक्रीज नजर आएगा, या तो जब रीवैल्यू करने लगे हो सबसे पहला काम एसिड की कॉस्ट को कंपेयर करना है या रिवैल्यूड अमाउंट को, कॉस्ट को कंपेयर करना है या कैरिंग अमाउंट को, कैरिंग, तो एसिड को कैरिंग अमाउंट पर तो लेकर आओ। आपका एसिड तो आपकी कॉस्ट पर मौजूद है, क्या आपके एसिड अकाउंट में एसिड अपनी कॉस्ट पे मौजूद नहीं है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, उसको उसकी कैरिंग अमाउंट पर लेकर आओ। और कैरिंग अमाउंट पर कैसे आएगा, जब एसिड की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस हो जाए। एम आई राइट? तो जब आप इसको कैरिंग अमाउंट पर लेकर आओ, तो हमेशा याद रखना एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन जितनी भी उस एसिड के ऊपर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है सारी की सारी नील कर दो। क्या? एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन जितनी भी उस एसिड के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सारी की सारी खत्म कर दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। अब इसको खत्म करना है सारी को, तो क्या करूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और इसको कहां पर लेकर आए, एसिड के में, एसिड के अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी कॉस्ट में मौजूद है। उस कॉस्ट में से ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी, तो क्या वो अपनी कैरिंग अमाउंट पर आ नहीं जाएगा। तो पहला काम उस एसिड को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके आपने उसको कैरिंग अमाउंट पे लेकर आना है, और सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो जाए, चाहे रिवैल्यूएशन अपवर्ड है चाहे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है। ये तो बात की बात है ना। पहला काम, जब भी रिवैल्यूएशन करोगे पहला काम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन है, कि सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर। कैसे करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसिड अकाउंट क्रेडिट अब अपनी कैरिंग अमाउंट पर आ गए। अब इस कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन करो रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। तो आपको अगर रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन सरप्लस जिसे हम कहते हैं, अगर रिवैल्यूएशन गेन नजर आया तो एसिड की वैल्यू में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज है तो एसिड को डेबिट करूं या क्रेडिट, डेबिट कर दो, किसकी वजह से, ये एंट्री बन जाएगी एसिड अकाउंट डेबिट एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जिसे हम लोग कहते हैं रिवैल्यूएशन। ये जरा अपने साथ लिखते हैं कि मैं इसके लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस का वर्ड यूज करूं, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। फाइनेंशियल पोजीशन में कहां पर जाएगा, एक इक्विटी की नेचर क्या है, इसीलिए तो इसको क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि इसने इक्विटी का पार्ट बनता है। बात क्लियर हो गई भाई, इक्विटी में सारे के सारे एलिमेंट्स क्रेडिट नेचर के होते हैं।
तो जब ये इक्विटी में जा रहा है तो डेबिट नेचर थोड़ी जाएगा, क्रेडिट, तो इसीलिए तो इसको क्रेडिट किया जा रहा है। बात क्लियर? अच्छा फिर देखिएगा, अगर किसी किस्म का कोई लॉस हो जाता है, रीवैल्यूएशन लॉस मींस दैट जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो कम है एज कंपेयर टू कैरिंग अमाउंट, तो आप उसको रीवैल्यूड अमाउंट तक लेकर आओ तो एसिड को डिक्रीज करना पड़ेगा। एसिड को डिक्रीज करने से क्या मुराद है कि एसिड को क्रेडिट कर दो, एसिड की वैल्यू में डिक्रीज आ जाएगा। अब ये डिक्रीज किस वजह से आया है? ड्यू टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन लॉस, तो रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट हो जाएगा। और रीवैल्यूएशन लॉस कहां पर जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जिस साल आपने एसिड को रीवैल्यू किया उस साल की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाए। जर्नल एंट्री समझ आ गई? अच्छा फिर क्या कहता है, अब जब आपने अपने एसिड को डेप्रिशिएट करना है तो अब आपने उसकी रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आफ्टर PPE has been revalued, depreciation charges is based on new valuation over the, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब जरा ना वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन किस तरह से कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ रिवैल्यूएशन। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली जाकर देखेंगे कि क्वेश्चंस में रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो एसिड है ना भाई, देखो इनिशियली हमेशा पीपी अपनी कॉस्ट मॉडल को फॉलो करेगा। इनिशियली पीपी कॉस्ट मॉडल, सब्सीक्वेंट आपने उसके ऊपर देखना होता है कि अब कॉस्ट मॉडल को ही कैरी फॉरवर्ड करें या इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करें। गॉट इट? तो इनिशियली आपका एसिड कौन सी वैल्यू पर है और आप इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर जाना चाह रहे हैं और वहां पर आप रिवैल्यूएशन अपवर्ड से आपका सामना हो गया, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? जिस दिन रिवैल्यूएशन होगी दो का, क्या? एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, साथ में एसिड अकाउंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और उसके बाद रिवैल्यूएशन गेन या सरप्लस, तो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस का वर्ड यूज करूंगा। ऑलराइट? अच्छा अब उसके बाद रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करते जाना, तो हर साल क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा देखिए क्या कहता है, इफ एन एसिड्स carrying amount is increased as a result of a, क्या बताया? कहता है कि पहले कैरिंग अमाउंट कम थी, हमने उस कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, क्यों? ड्यू टू रिवैल्यूएशन, तो मतलब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है हमारे पास। तो कहते हैं जो इंक्रीज करेंगे ना हम लोग, जो एसिड की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा भाई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में फर्क होता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनता, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बनता है। मतलब ऐसी इनकम्स जो हमें हुई हैं लेकिन हमने प्रॉफिट और लॉस में अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं। ऑलराइट? तो उन्हें कहते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एक्यूमुलेटेड इन, और इसको लेकर जाते हैं कहां पर? इक्विटी के पोर्शन के अंदर अंडर द हेडिंग। और किस हेडिंग के तौर पे? क्या ये फिर मेरा कैपिटल है? नहीं, क्या है ये? रिवैल्यूएशन सर। ऑलराइट? अच्छा अब आप लोग नजर आए एग्जांपल नंबर 22 को पढ़ें और मुझे ना इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करके दें। बहुत जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, जल्दी से ट्राई करें। हाँ जी, अब एग्जांपल नंबर 22 आपसे कहा गया फॉर द ईयर 2021 के लिए जर्नल एंट्रीज बतानी है।
भाई तो ये नहीं कहा गया एज एट 31 दिसंबर 2021 पर क्या एंट्री होगी वो बताओ, ये नहीं कहा गया ईयर के बारे में। तो भाई 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। बात क्लियर। अगर आपसे कहें ना पास द जर्नल एंट्रीज एज एट 31 दिसंबर 2021 तो फिर एक्विजिशन की एंट्री नहीं आएगी। फिर 31 दिसंबर को क्या कुछ हो रहा होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री वो करेंगे, और अगर कोई रिवैल्यूएशन हो रही है तो उसकी एंट्री करेंगे, फिर एक्विजिशन की एंट्री नहीं आती। तो अब क्वेश्चन में इस बात का ख्याल रखना कि पूरे साल की एंट्रीज पूछ रहा है या किसी स्पेसिफिक डेट की एंट्री पूछ रहा है। और राइट, अब जहां पर ना पूरे साल की बात थी तो आपने सबसे पहले 1 जनवरी को क्या काम किया, एसिड को परचेज कर लिया। एसिड कौन सा है, तो पहली जर्नल एंट्री तो यही बन जाएगी ना, क्या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब एसिड का पता है कौन सा है, एसिड अकाउंट नहीं लिखना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय ₹100 मिलियन। बात क्लियर। अच्छा, अब पूरा साल इस एसिड अकाउंट के साथ कुछ भी नहीं हुआ, एम आई राइट, ना कोई एडिशन ना कोई डिस्पोजल, कुछ भी नहीं। अब साल का एंड आ गया 31 दिसंबर, पहला काम डेप्रिसिएशन चार्ज करो। पहला काम भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, और अगर चार्ज ही नहीं करोगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही नहीं है तो एलिमिनेशन किस बात की। बात समझ आई। तो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करो। कितना चार्ज करेंगे, नील रेजिडुअल वैल्यू विद 10 इयर्स यूजफुल लाइफ। तो हर साल कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा, 10, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। पहली एंट्री 31 दिसंबर 2021 को, वैसे ओवरऑल सेकंड एंट्री, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को जो पहली एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 मिलियन प्लस। ऑलराइट, अब अगर एसिड को रीवैल्यू ना करते तो हम सिंपली अगले साल मूव कर जाते। एसिड को रीवैल्यू ना करते तो सिंपली अगले साल मूव कर जाते। बात क्लियर। लेकिन इसी दिन हमने एसिड को रीवैल्यू किया, और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, और जैसे ही आपको पता चला कि आप अपने एसिड को रीवैल्यू करने जा रहे हैं तो आपने देखना है इससे पहले एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, तो सिर्फ 1 साल डेप्रिशिएट हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, वो सारे की सारी ट्रांसफर कर दो और इसको एलिमिनेट करो, और कहां ट्रांसफर करो, एसिड में। तो थर्ड एंट्री क्वेश्चन की क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग अकाउंट। बात क्लियर। नरेशन क्या आएगी इसकी, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग अकाउंट। तो बेस्ट नरेशन है एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, उससे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग, जो पहली एंट्री की नरेशन थी। बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा, अब आपका एसिड अपनी कैरिंग अमाउंट में पहुंच गया, कौन सी, 90। तो अब इसको कहां पर लेकर जाना है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो अब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बाय ₹18, तो ये 18 कहां जाएगा, रिकॉर्ड होगा एज रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट। बात क्लियर, किसी को डाउट। इन टोटल ये आपके पास 4 एंट्रीज बन रही हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन, ऑल क्लियर। अगर मैं आपसे यहां पे कहता कि फॉर द ईयर 2021 एंड 22, तो अब तो 22 में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 22 के एंड पर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, और मैं 22 में तो रिवैल्यू नहीं कर रहा ना, तो वहां पे एलिमिनेट ना कर देना। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं। कब एलिमिनेशन होती है, जिस साल रिवैल्यू, तो मैंने तो 22 की रिवैल्यूएशन की तो बात नहीं की ना आपके साथ। बात क्लियर। तो क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करूंगा सेकेंड ईयर के लिए, 108 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर आ जाएगा 12 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बात क्लियर? फर्स्ट ईयर में कितना किया था 10, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है 12। तो ऐसा नहीं है जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है कितने से 2 से, तो उसने क्या कहा था इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इसको क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल से मुराद इजाफी, इजाफी डेप्रिसिएशन। भाई 10 तो वैसे ही हो रही थी ना, लेकिन अब कितनी कर रहा हूं 12 की। क्यों? ड्यू टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, ड्यू टू, अब एसिड की वैल्यू को ज्यादा करूंगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना ज्यादा हो रहा है 2 मिलियन का, 2 मिलियन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। तो उसने क्या कहा कि इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को अभी आपने कुछ भी नहीं करना। ये फिर मैं आपको बाद में समझ कि इसका हमने क्या करना है, लेकिन आपको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो समझ आ गई है ना कि इससे का मतलब क्या था, तो अभी आपने इसको सिर्फ इग्नोर किया। बात क्लियर हो गई जी? नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं एसिड कैरीड एट कॉस्ट। अब जरूरी थोड़ी है कि हर टाइम पे रिवैल्यूएशन सरप्लस हो, क्या हो सकता है रिवैल्यूएशन डाउन। अब जब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होगी, देखें कैरिंग अमाउंट का ही कंपैरिजन करना है रीवैल्यूड अमाउंट के साथ, तो आपको कैरिंग अमाउंट ज्यादा और रीवैल्यूड अमाउंट कम नजर आएगी। ऑलराइट, जब आपको इंक्रीज मिल रहा था ना, तो इंक्रीज रिकॉर्ड होता था इक्विटी के अंदर एज रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन अगर डाउनवर्ड है तो आपको डिक्रीज नजर आएगा। वो जो डिक्रीज है वो चला जाएगा एज एक्सपेंस इन, if an asset's carrying amount is decreased as a result of revaluation, the decrease shall be recognized in, means that अब जब डिक्रीज आएगा तो आप लोगों का एसेट अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। रिवैल्यूएशन लॉस लिख लें, या इसने ट्रांसफर हो जाना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिख लो वहां पर। बात क्लियर हो गई? ट्राई करो जरा एग्जांपल नंबर 23। अच्छा, ये एग्जांपल ना बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही थी, सिर्फ चेंज कहां पर आया, यहां पर रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर। कि इससे पहले रीवैल्यूड अमाउंट उसने 108 रखी थी, तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई थी, अब 63 रख दी। अच्छा, पहली 3 एंट्रीज बिल्कुल वैसी की वैसी, क्या आप लोगों ने एसिड की एक्विजिशन किया, आपने उसको डेप्रिशिएट किया और उस डेप्रिशिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन को एलिमिनेट कर दिया, सेम अमाउंट के साथ ये तीनों एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। अब आपने सोचना है रिवैल्यूएशन, तो आपका एसिड 90 पर आ चुका है कैरिंग अमाउंट, जबकि उसकी रिवैल्यूड अमाउंट क्या है 63, तो डिक्रीज इन एसिड 90 से 63 पर आना है, 100 से 63 पर नहीं आना। 10 का डिक्रीज ड्यू टू डेप्रिसिएशन वो आपने रिकॉर्ड कर दिया, जो रिमेनिंग डिक्रीज है ना वो ड्यू टू रिवैल्यूएशन है, तो वो डिक्रीज कितने का आ रहा है 27। अब डिक्रीज है तो एसिड अकाउंट क्रेडिट 27 के साथ। बात क्लियर? लेकिन डेबिट किसको करेंगे? डिक्रीज है तो ये आपका लॉस है, तो लॉस किस वजह से आया है? रिवैल्यूएशन, तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जा लिख लिया करो प्रॉफिट और लॉस। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? एंट्रीज में कोई इशू? अच्छा, अब ये पीपी कर रहे हैं ना, तो भाई इसे पता है कि ये पीपी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक ही उसमें एसिड है, ये पीपी कर, आपने इतना नहीं इसको फॉलो करना। क्वेश्चन में जब किसी भी एसिड का नेम गिवन हो तो हम, आपको पता है कि सपोज मेरे पास व्हीकल्स हो, तो क्या मैं पीपी का अकाउंट बनाकर उसको डेबिट करूंगा? बिल्डिंग्स हो तो क्या मैं पीपी का अकाउंट बनाकर उसको डेबिट करूंगा? जब मैं व्हीकल्स के लिए व्हीकल को डेबिट करूंगा और बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग को डेबिट करूंगा, तो यहां पर भी आप उस एसिड का नेम मेंशन किया करें। प्रीमिसेस अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, जो एसिड हो वही आपने डेबिट क्रेडिट करना है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब देखें, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना वो ये, जब इनिशियली एसिड को रिकॉर्ड किया गया था उसकी कॉस्ट के ऊपर, उस कॉस्ट के पास फर्स्ट टाइम एसिड को रिवैल्यू करने जा रहे थे, तो इसलिए हमने कहा था कि इनिशियली अपनी कॉस्ट पर है,
और जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करेंगे या तो रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा या रिवैल्यूएशन लॉस, हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर दी। लेकिन क्या एसेट को सिर्फ एक ही मर्तबा रिवैल्यू करना है, या बाद में भी रिवैल्यू हो सकता है? अब जब सेकंड टाइम रिवैल्यू करूंगा तो क्या वो अपनी कॉस्ट पर है? नहीं, अब तो वो अपनी रिवैल्यूड अमाउंट पर है। गॉट इट? अब इससे पहले फर्स्ट टाइम या तो उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा या रिवैल्यूएशन लॉस होगा, ऐसे ही है ना? तो जब सेकंड टाइम होने लगेगा, अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस था, तो क्या ये कंफर्म है कि सेकंड टाइम में रिवैल्यूएशन सरप्लस हो? नहीं, फर्स्ट सेकंड टाइम में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है और रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है। तो मतलब हमने ये पढ़ना है कि अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस हो, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो और सब्सीक्वेंटली उस पर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो जाए या रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो जाए, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस है और सेकंड टाइम तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड आ जाए तो कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, और रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी है। तो ये इन डिटेल चीजें पढ़ने वाली हैं। मतलब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन एसिड में कोई मुश्किल चीज नहीं थी, आपके सामने ही था। क्या आपको कहीं पे कोई मुश्किल आई? बहुत इजी था। सोचना शुरू करते हैं हम लोग सेकंड रिवैल्यूएशन से। जब सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे होते हैं ना, हम उस टाइम पर सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम में क्या था। जैसी फर्स्ट टाइम में ट्रीटमेंट होगी उसको बेस बनाकर हम लोगों ने सेकंड टाइम के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी, और वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।